उत्तर प्रदेश में आजकल धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लखनऊ से लेकर बरेली तक ऐसी कई साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसमें कई सवालिया निशान खड़े हुए और साथ ही पुलिस महकमे में भी पूरी तरीके से हड़कंप मचा दिया है। मैं बात कर रही हूँ छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा जिसका नाम जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन जिसने पहले अपना नाम बदला, जो पहले नग और अंगूठियां बेचा करता था, धीमे धीमे अपने इस धंधे को उसने बढ़ाया और फिर उसके बाद धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, जिसमें पैसों का लालच देकर सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। इसने अपने साथ नीतू, एक लड़की जिसको वो साथ लेकर आया, उसका धर्मांतरण कराया। उसका धर्मांतरण कराने के साथ साथ उसको मुस्लिम बनाया, उसको अपने रैकेट में शामिल किया, जिसके बाद अभी तक ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां पर लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। जाहिर बात है कि एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है और पूरी तरीके से जब इसकी परत दर परत खुलती हुई नजर आई तो एक तरफ जहां पर इसमें विदेशी फंडिंग, नेपाल में कई ऐसे सेंटर्स, कई ऐसे एजेंट्स, यानी कि 500 के आसपास गुर्गे जहां जलालुद्दीन ने तैयार कर रखे थे छांगुर ने, जो कि पूरी की पूरी एक ब्रिगेड थी जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाती थी। यहां पर दलित, ओबीसी से लेके जो गरीब वर्ग की हिंदू लड़कियां थी, उनके रेट कार्ड बाकायदा तय कर रखे थे कि इनका धर्मांतरण होने पर इतने पैसे मिलेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा खेल चल रहा था। अब जब यूपी एटीएस इसमें जांच कर रही है और जांच में ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं, एक तरफ जहां पर आईएसआई से कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी साजिश। और साजिश क्या है? पिछले कुछ वक्त में हमने भारत देश के अंदर देखा कि एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला। ऐसे कई राज्य थे जहां पर मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह घुसपैठ रही। घुसपैठ पर लगाम नहीं लगी और फिर उसके बाद धर्मांतरण जैसे मुद्दों ने, धर्मांतरण जैसी चीजों ने इसे और ज्यादा हवा दे दी। जबरन धर्मांतरण, संविधान में किसी भी धर्म का प्रचार उचित है। ये कहा जाता है कि कोई भी धर्म अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन जब ये जबरन धर्मांतरण पर आ जाता है तो एक क्राइम, ये एक अपराध बन जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून है, कानून जिसमें 3 से 10 साल की सजा जबरन धर्मांतरण को लेकर है, लेकिन इस कानून के बावजूद, कानून के होने के बावजूद धर्मांतरण के केसेस लगातार बढ़े। और झांगुर बाबा, या झांगुर बाबा ना कहकर अगर मैं इसको झांगुर और जलालुद्दीन कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरी साजिश एक पूरा का पूरा नेक्सस है। ये नेक्सस जिसने बहुत बड़ी चिंता के विषय को पैदा कर दिया है। इनका टारगेट था 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र को बनाना, यानी धीमे धीमे मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाना और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर इस्लामिक राष्ट्र की तरफ भारत को लेकर जाना। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, पहले धर्मांतरण के जरिए समाजांतरण होता है, यानी कि समाज में एक बदलाव देखने को मिलता है और इस समाज में बदलाव के बाद एक राष्ट्रांतरण की कोशिश है, यानी कि पूरे राष्ट्र में ही चीजों को बदलने की ये कोशिश नजर आती है। कार्रवाई एक तरफ हो रही है, लेकिन सिर्फ छांगुर नहीं है। छांगुर के बाद बरेली में भी एक पादरी का केस देखने को मिला है जो सीधे तौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। आप ये सोचिए कि किस तरीके से एक खेल फल फूल रहा है प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे, और ऐसे में इसको रोकने के लिए अब यूपी एटीएस की तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन यहां से लेके नेपाल तक कनेक्शन, नेपाल से लेके आईएसआई तक कनेक्शन, ये अपने आप में गंभीर बात है। और ऐसे में अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि अगर इस्लामिक राष्ट्र जैसा खेल 2047 तक रचने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, सवाल यह है कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। ग्लोबल फंडिंग को लेकर लगभग 500 करोड़ की ग्लोबल फंडिंग एनजीओ के जरिए, जिनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, ये पैसा बाहर से आ रहा है। तो ये सिर्फ एक छांगुर की साजिश नहीं है, ये किसी जलालुद्दीन की साजिश नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने और डेमोग्राफी को बदलने के साथ साथ भारत में एक बड़ी साजिश रचने की ये तैयारी हो रही है, जिसको समय रहते रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब होता क्या था कि इसमें लड़कियों के रेट कार्ड फिक्स होते थे, लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता था, लव जिहाद जैसे केसेस हुए, उनके अश्लील वीडियोस बनाए जाते थे, उन अश्लील वीडियोस के आधार पर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। और ये सब कुछ आप बीती है उन लड़कियों की जो कैमरे के सामने आई, जो छांगुर के कनेक्शन में थी। छांगुर अलग अलग कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था, कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था उनसे मुलाकात करने के लिए, कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था उनका धर्मांतरण कराने के लिए, कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था उनको किसी भी तरीके के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए, और बाकायदा एक किताब छापने की तैयारी में था जिसमें हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हों ताकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को उनके धर्म के खिलाफ किया जा सके। अब जब
सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं, परत दर परत सब कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में समझ में आता है कि कब से, अब क्या इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हालिया के सालों में ही छांगुर ने अपने इस नेटवर्क को, इस चक्रव्यूह को फैलाया हो या इसको बढ़ाया हो। ये एक लंबे समय से चलता आ रहा है। क्या ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, किसी एक धर्म विशेष को लेकर बोलना, उस वोट बैंक को नाराज कर देना, क्या ये उसकी तरफ इशारा करता है, या फिर ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन का लचीलापन दिखता है? क्यों प्रशासन, जो आप बीती जिन लड़कियों ने सुनाई, उन्होंने बताया कि वो एफआईआर लिखवाने के लिए गई, उन्होंने शिकायत की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं उनकी बात, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में क्या इस साजिश को आगे बढ़ने के लिए खुली छूट दी गई? क्या यहाँ पर एक नेग्लिजेंस था? क्या ये एक तरीके का पेनिट्रेशन फेलियर नजर आया है, जहां पर सब कुछ जानने के बावजूद या अनजान बने रहते हुए ऐसी साजिश को फलने फूलने दिया गया, जिसके बाद आज की ये स्थिति है? ऐसे बहुत सारे गांव जहां पर बाकायदा सेंटर्स खोले गए, नेपाल के ऐसे गांव जहां पर सेंटर्स खोले गए, पूरी की पूरी ब्रिगेड तैयार है हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए। आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है और ये भारत देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। जिस डेमोग्राफिक चेंज पर बात करने पर ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, जहां पर इसका पॉलिटिसाइजेशन होने लगता है। लेकिन आप सोचिए, ये डेमोग्राफिक चेंज सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के लिए, एक खराब मंशा से किए गए बदलाव के लिए इस वक्त किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन पर नकेल कसने की बहुत जरूरत है। अगर इन्हें नहीं रोका गया, सिर्फ एक जलालुद्दीन या फिर किसी एक पादरी को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। क्या इनका कोई और भी मास्टरमाइंड है और या सिर्फ ये प्यादे हैं? ऐसे में यूपी एटीएस की जांच कहां तक पहुंचती है देखना होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे जबरन धर्मांतरण और जबरन धर्मांतरण के नाम पे राष्ट्रांतरण बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ये बात सरकार को भी समझनी होगी और ये बात प्रशासन को भी समझनी होगी, और समय रहते इसे रोकना बहुत जरूरी है।